इतिहास के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अब तक हम 7 बार मिल चुके हैं और आज 8वीं बार मिल रहे हैं। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, पिछले अंकों में हमने चंद्रगुप्त की पृष्ठभूमि को समझा, चाणक्य की पृष्ठभूमि को समझा। हमने जाना कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात कैसे हुई होगी। हमने यह भी जाना कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध को अधिकृत कर लिया था। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि इन दोनों ने पहले पंजाब पर हमला किया था या मगध पर हमला किया था। हमने पिछले अंकों में यूनानियों के और चंद्रगुप्त के बीच जो संबंध रहे, उन संबंधों को जानने की कोशिश की। हमने विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि का निर्धारण करने का प्रयास भी किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में राजा बना होगा। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और वह बिंदु है चंद्रगुप्त का सेलुकस के साथ युद्ध। सेलुकस जो सिकंदर के साथ भारत आया था और उसने देखा था कि भारत के लोग किस दिलेरी से विदेशियों का मुकाबला करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यूनानी प्रमाणों के अनुसार हमें सिकंदर के सामने पीछे हटना पड़ा था। यद्यपि भारत में उसका प्रभाव अधिक समय तक रहा नहीं था, लौटते समय वह मर गया था और उसे भारत से लौटने के लिए मजबूर किया था उसकी ही सेना ने। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य के समय फिर भारत आया। उसने भारत की ओर नजर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब का भारत वह भारत नहीं है जब सीमावर्ती राज्य सिकंदर के सामने कमजोर पड़ गए थे और कोई केंद्रीय शक्ति उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई थी। यद्यपि सिकंदर के आक्रमण के समय नंदों के रूप में यहां एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन उस केंद्रीय शक्ति की सीमावर्ती राज्यों तक पहुंच नहीं थी और सिकंदर लौट भी गया था, वह आगे बढ़ा नहीं था। आगे बढ़ने का साहस किया सेलुकस ने और सेलुकस को उसके नतीजे भुगतने पड़े। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य विभाजन के लिए उसके प्रमुख सेनापतियों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। यूनानी साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सिकंदर के 2 सेनापतियों सेलुकस और एंटीगोन में प्रतिद्वंद्विता हुई। यूनानी साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों के ऊपर नहीं, प्रदेशों पर आएगा। तो यूनानी साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए सिकंदर के 2 सेनापतियों सेलुकस और एंटीगोन में प्रतिद्वंद्विता हुई।
दीर्घकाल के युद्ध के पश्चात सेलुकस विजयी हुआ। उसने संपूर्ण एशियाई यूनानी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और एंटीगोनस को हराकर मिस्र भगा दिया। विजयी होने के पश्चात 306 ईसा पूर्व में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और निकेटार की उपाधि धारण की। निकेटार या निकेटर का अर्थ होता है विजेता। सेलुकस वीर था और साथ ही महत्वाकांक्षी भी था। सिकंदर की भांति वह भी भारत विजय का सपना देख रहा था। इस समय उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भी भारतीय सीमा से टकरा रही थी। अतः गृह युद्ध से अवकाश प्राप्त होते ही उसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। परंतु परंतु इस समय भारतवर्ष की अवस्था सिकंदर के समय जैसी नहीं थी। अब भारतवर्ष में महापराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था, जो युग प्रवर्तक महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की चिर जागरूक बुद्धि से संरक्षित था। परिणामतः इस युद्ध में भारतीय सम्राट के सामने यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस पराजित हुआ। यह पुरु की पराजय का भारतीय प्रतिशोध था। विवश होकर सेलुकस को संधि करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश भारतीय नरेश चंद्रगुप्त को दिए। इसके बदले उसे केवल 500 हाथी मिले। दोनों नरेशों ने अपना मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ़ करने के लिए आपस में विवाह संबंध भी स्थापित किया। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। कदाचित भारतीय इतिहास का यह सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यही नहीं, तत्पश्चात एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भी भारतीय राजधानी में आकर रहने लगा। यह बात कहता है स्ट्रैबो। इस प्रकार एक विदेश के साथ भारतवर्ष का कूटनैतिक संबंध स्थापित हुआ, जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी जारी रहा। हमें सिकंदर के बाद में शासक बने सेलुकस के साथ चंद्रगुप्त के हुए युद्ध के परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। यद्यपि हमें जो साक्ष्य मिले हैं वे साक्ष्य यूनानी हैं। जस्टिन सेलुकस का उल्लेख करते हुए लिखता है कि उसने अपने और सिकंदर के अन्य उत्तराधिकारियों के बीच मैसिडोनिया साम्राज्य का विभाजन हो जाने के बाद पूर्व में अनेक युद्ध किए। पहले उसने बेबीलोन को हस्तगत किया, फिर बैक्ट्रिया को हस्तगत किया। तत्पश्चात वह भारतवर्ष आया। भारतवर्ष ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अपनी गर्दन से दासता का जुआ हटाने के विचार से यूनानी पदाधिकारियों को मार डाला था। सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त उसके स्वतंत्रता संग्राम का नेता था, किंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने स्वतंत्रता को बंधन में बदल दिया, क्योंकि वह उन्हीं लोगों को दासता से पीड़ित करने लगा जिन्हें उसने विदेशी राज्य से स्वतंत्र कराया था। इस प्रकार राजमुकुट प्राप्त करके सेंड्रोकोटस उस समय भारतवर्ष का स्वामी बन गया था, जब सेलुकस अपने महत्व की नींव स्थापित कर रहा था। सेलुकस ने उससे संधि कर ली और पूर्व में सब काम ठीक करके वह एंटीगोनस के विरुद्ध युद्ध में संलग्न हो गया। एपीएस का कथन है कि उसने यानी सेलुकस ने
सिंधु नदी पार की और भारतवासियों के राजा सेंड्राकोटस से युद्ध प्रारंभ किया। सेंड्राकोटस या सेंड्रोकोटस एक ही बात है। अंत में उसने संधि कर ली और उसके साथ विवाह संबंध स्थापित किया। प्लूटार्क लिखता है कि थोड़े ही दिन बाद में राजा सेलूकस को सेंड्रोकोटस ने 500 हाथी भेंट किए और उसके बाद 6 लाख सैनिक लेकर उसने भारत विजय प्रारंभ की। इन तीनों कथनों को एक साथ सामने रखकर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सेलूकस न केवल चंद्रगुप्त का समकालीन था, वरन उसने उसके साथ युद्ध भी किया था। यह अत्यंत महत्व की बात है कि उपर्युक्त तीनों लेखों में से कोई भी इस युद्ध के परिणाम का उल्लेख नहीं करता, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रमणकारी की योजनाएं सफल नहीं हो सकी थी। कदाचित चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर दिया और संधि करने पर विवश किया। इस निष्कर्ष की पुष्टि अन्य प्रमाणों से भी होती है। मित्रों, यूनानी इतिहासकार अपने नायक की पराजय क्यों लिखेंगे, इस प्रश्न पर हमें विचार करते रहना चाहिए। स्ट्रैबो का कथन है कि सिंधु नदी के किनारे किनारे पैरोपेनिसेडाई है, जिसके उत्तर में पैरोपेनिसस पर्वत है। फिर दक्षिण की ओर आराकोशिया है, उससे मिला हुआ पुनः दक्षिण की ओर जेड्रोसिया है। इनके समीप समुद्र तट पर अनेक जातियां रहती हैं और इन स्थानों में आंशिक रूप से कुछ जो सिंधु सरिता के किनारे किनारे बसे हैं, वे भारतवासियों के अधिकार में हैं। यद्यपि उन पर पहले पारसीकों का अधिकार था। सिकंदर ने इन्हें एरियन जाति से छीन लिया था और वहां अपने उपनिवेश बसाए थे, परंतु सेलूकस ने उन्हें अंतर विवाह की संधि पर और 100 हाथियों के उपहार के बदले चंद्रगुप्त को दे दिया था। एक अन्य स्थान पर स्ट्रैबो पुनः लिखता है कि सिंधु सरिता भारतवर्ष और एरियाना के बीच सीमा थी। एरियाना भारतवर्ष के ठीक पश्चिम में स्थित था और उस समय यानी सिकंदर के आक्रमण के समय वह पारसीकों के अधीन था। बाद में भारतीयों ने भी एरियाना के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह भाग उन्हें मेसिडोनिया निवासियों ने दिया था। प्लिनी का कथन है कि बहुसंख्यक लेखक 4 प्रांतों जेड्रोसिया, आरकोशिया, एरिया और पैरोपेनिसेडाई को भारतवर्ष में सम्मिलित करते हैं। इन उल्लेखों से विवाद खड़ा हो गया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जो संधि सेलूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुई थी, उसकी धाराएं सेलूकस के प्रतिकूल थी। उसे अपने साम्राज्य के कुछ भाग अवश्य ही भारतीय सम्राट को देने पड़े थे। ये भूप्रदेश कितने और कौन से थे, इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। प्लिनी के कथन के आधार पर डॉक्टर स्मिथ यह मत प्रस्तुत करते हैं कि जेड्रोसिया, आराकोशिया, एरिया और पेरी और पेनिसिडाई के प्रदेश चंद्रगुप्त को मिले थे, परंतु कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्लिनी यह निश्चित रूप से नहीं कहता कि ये प्रदेश चंद्रगुप्त के काल में ही भारतवर्ष में सम्मिलित थे। अतः कुछ विद्वानों ने यह संभावना रखी है कि कदाचित ये भाग 77 ईस्वी के पूर्व यानी प्लिनी के समय के पूर्व शक पार्थियन नरेशों के समय भारतीय राज्य में सम्मिलित हों। परंतु प्लिनी के उल्लेख के साथ साथ यदि हम स्ट्रैबो के उल्लेख को भी पढ़ें तो हमें इस विवादित प्रश्न में कुछ सहायता मिलती है। वह स्पष्टतः कहता है कि ये चारों प्रदेश
या इनके कुछ भूभाग निश्चित ही सेलूकस ने चंद्रगुप्त को दिए थे। अतः हम यह स्वीकार करने पर विवश हो जाते हैं कि यदि संपूर्ण रूप में नहीं तो आंशिक रूप में अवश्य ही ये चारों प्रदेश चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अब यह प्रश्न आता है कि आंशिक रूप में इनके कौन से भूभाग सेलूकस ने भारतीय सम्राट को दिए थे। इस प्रश्न पर टार्न महोदय ने विचार किया है। टार्न के मतानुसार, जो कि स्ट्रैबो के कथन पर आधारित है, पेरोपेनिसिडाई, आराकोशिया और जेड्रोशिया के एकमात्र वे ही भाग चंद्रगुप्त को दिए गए थे जो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। इन आंशिक भूभागों का निर्धारण उसने इस प्रकार किया है। पेरोपेनिसिडाई का एक मात्र गांधार प्रदेश जो कुन्नार और सिंधु सरिताओं के बीच में स्थित है। आराकोशिया का एकमात्र वह प्रदेश जो उस कल्पित रेखा के पूर्व में आ जाता है जो कुनार से प्रारंभ होकर क्वेटा और कलात होती हुई पुरली नदी तक खींची जाए। जेड्रोशिया का वह प्रदेश जो मीडियन हाइडेस्पीज सरिता, टार्न ने इसका समीकरण पुरली सरिता से किया है और सिंधु सरिता के बीच आ जाता है। यह संभव है कि पूर्व कथित चारों प्रांत संपूर्ण रूप में चंद्रगुप्त को न दिए गए हों, फिर भी टार्न द्वारा निश्चित भूप्रदेशों की सीमाएं भी अधिक संकुचित प्रतीत होती हैं। उसका निर्धारण कल्पित अधिक है, उसे पूर्ण रूप में ग्रहण करने में कठिनाई आती है। स्ट्रैबो स्पष्टतः कहता है कि एरियाना का आंशिक भाग मेसिडोनियनों ने भारतीयों को दे दिया था। अतः इस कथन के समक्ष भी टार्न का यह मत कि भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत कुन्नार और पुरली सरिता के बीच में कल्पित रेखा के पूर्व का ही थोड़ा सा भूभाग आता था, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। पेरापेनिसिडाई के विषय में भी टार्न का मत संदिग्ध प्रतीत होता है। अशोक के 5वें और 13वें अभिलेखों में गांधार और योन का उल्लेख एक साथ किया गया है। महावंश में योन जाति का उल्लेख आता है। उनका प्रमुख नगर अल्सांडा था। कलिंघम के अनुसार यह नगर सिकंदरिया पेरोपेनिसिडाई में काबुल के पास स्थित था। अधिकांश विद्वानों ने यह समीकरण स्वीकार कर लिया है। अतः यवन नरेश सेलूकस ने गांधार प्रदेश के अतिरिक्त संभवतः काबुल प्रदेश भी चंद्रगुप्त को दिया होगा। इस विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि पेरोपेनिसिडाई, आरकोशिया, जेड्रोशिया और एरियाना के कुछ प्रदेश चंद्रगुप्त को अवश्य मिले थे और इन प्रदत्त प्रदेशों का विस्तार टार्न के कल्पित निर्धारण से कहीं अधिक था। सेलूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय विवाह के विषय में भी मतभेद है। इन मतभेदों पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने इस साथी को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।